हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर केमिस्ट्री के अंतर्गत। आइए इसे हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता हम लेवोसियर को कहते हैं। किसे कहते हैं? लेवोसियर को कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, खाद्य परिरक्षण, कीटनाशकों, उर्वरकों इत्यादि के बनाने की विधियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? खाद्य परिरक्षण, कीटनाशकों, उर्वरकों इत्यादि के बनाने की विधियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की कृषि रसायन शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कृषि रसायन शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, जैव पदार्थों, मैटर सब्सटेंस तथा जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जैव पदार्थों, मैटर सब्सटेंस तथा जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन। किसका अध्ययन? जैव पदार्थों तथा जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। पॉइंट नंबर 4, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, बहुलक और विटामिन आदि रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन की विषय वस्तु है? इसका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। इसका अध्ययन कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में तत्व, एलिमेंट की बात कर रहा है। 3 तत्व कौन से हैं? नंबर 1, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 49.9%। सिलिकॉन कितना है? 26.0%। एवं एल्यूमिनियम 67.3%। कितना है? 67.3%। यदि पृथ्वी पर सर्वाधिक धातु की बात करें तो धातुओं में कौन सा होगा? एल्यूमिनियम होगा। धातुओं में सर्वाधिक परसेंटेज किसका होगा? एल्यूमिनियम का होगा। और अधातुओं में किसका होगा? ऑक्सीजन का। अधातु में किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन के बाद दूसरी अधातु कौन सी होगी? सिलिकॉन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, ये एलिमेंट की बात करेगा तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तीनों आएंगे। यदि ये अधातु की बात कर रहा है तो सर्वाधिक ऑक्सीजन होगा, फिर सिलिकॉन होगा। यदि धातु की बात कर रहा है तो धातुओं में सर्वाधिक एल्यूमिनियम होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हीरा एवं ग्रेफाइट कैसे तत्व हैं? हीरा एवं ग्रेफाइट ये कैसे तत्व हैं? ये अधात्विक कार्बन के अवरूप हैं। क्या है? अधात्विक कार्बन के अवरूप हैं। कार्बन जो होता है वो एक अधात्विक रासायनिक तत्व है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधात्विक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक क्या है? प्रतीक इसका होगा C। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? परमाणु संख्या होगी 6। किसकी? कार्बन की। ये कई कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। क्या? कार्बन। कार्बन जो है ये कई कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। हीरा और जो ग्रेफाइट होता है ये शुद्ध कार्बन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट ये क्या है? ये शुद्ध कार्बन है। कोयला, कोक, चारकोल, कालिख आदि जो है कार्बन के मूल तत्व हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7, आर्सेनिक व एंटीमनी किस तरह के तत्व हैं? आर्सेनिक व एंटीमनी
किस तरह के तत्व हैं? ये उपधातु हैं। इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। आर्सेनिक में अधातु के गुण अधिक होते हैं। और एंटीमनी में धातु के गुण अधिक होते हैं। आर्सेनिक में अधातु के गुण अधिक होते हैं और एंटीमनी में धातु के गुण अधिक होते हैं। पॉइंट नंबर 8, कौन सा अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अधातु की। अधातु में कौन सा होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व है। ब्रोमीन क्या है? ये रासायनिक तत्व है। ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक होता है Br। प्रतीक क्या होगा इसका? Br प्रतीक होगा। और संख्या इसकी कितनी होगी परमाणु की? इसकी परमाणु संख्या 35 होगी, 35। पॉइंट नंबर 9, किन धातुओं के ऑक्साइड उदासीन न्यूट्रल होते हैं? इसमें दो हैं। कौन कौन से? कार्बन के ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड। कार्बन के ऑक्साइड को हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं और हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O अर्थात ये जल होता है। ये दोनों धातुएं क्या हैं? इन दोनों धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। पॉइंट नंबर 10, एल्कोहल व जल के विलयन में 45% पानी व 55% एल्कोहल है। एल्कोहल व जल के विलयन में 45% पानी है और 55% एल्कोहल है। विलयन में कौन सा पदार्थ विलेय और कौन सा पदार्थ विलायक होगा? जब एक द्रव दूसरे द्रव में घुलता है तब अधिक मात्रा वाले द्रव को हम विलायक कहते हैं। अधिक मात्रा वाले द्रव को विलायक कहते हैं तथा कम मात्रा वाले द्रव को विलेय कहते हैं। 45% पानी है तो 45% पानी है वो क्या होगा? वो विलेय हो जाएगा। और 55% एल्कोहल है, ये हो जाएगा विलायक। पॉइंट नंबर 11, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को हम ब्राउन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन प्रभाव। पॉइंट नंबर 12, एरोसोल क्या है? किसी गैस में द्रव या ठोस कणों के परिक्षेपण से बना कोलाइड। क्या है? किसी गैस में द्रव या ठोस कणों के परिक्षेपण से बना कोलाइड है। अब हम ये देखेंगे कोलाइड होता क्या है। कोलाइड बहुत कम व्यास वाले कण होते हैं। क्या होते हैं? ये छोटे छोटे कण होते हैं। कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है। क्या होता है कोलाइड? कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है। कोलाइड की खोज किसने की थी? कोलाइड की खोज थॉमस ग्राहम ने की थी। किसने की थी? थॉमस ग्राहम ने। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कोलाइड का। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम दूध को ले लेते हैं। दूध क्या है? दूध एक कोलाइड है क्योंकि इसमें वसा और प्रोटीन की छोटी छोटी गोलियां होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन और वसा की छोटी छोटी गोलियां होती हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 13, तेल वसा को पानी में डालने या मिलाने पर कौन सा कोलाइड बनेगा? तेल वसा को पानी में मिलाने पर कौन सा कोलाइड बनेगा? ये बनेगा पायस। पॉइंट नंबर 14, पदार्थ की संरचना के विषय में सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने बताया कि द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर बना है? किसने बताया था कि द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है? इसे महर्षि कणाद ने बताया। कब? 800 BC में।
किसने बताया? महर्षि कणाद ने 800 बीसी में। इन्होंने बताया कि द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं। पॉइंट नंबर 15, ये ठोस एरोसोल है। कैसा है? ठोस एरोसोल। गैस में ठोस का परिक्षेपण। पॉइंट नंबर 16, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ निहित होता है? ये नाभिक में निहित होता है। कहाँ? परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान न्यूक्लियस में निहित होता है। कहाँ निहित होता है? न्यूक्लियस में। पॉइंट नंबर 17, इलेक्ट्रॉन को नाभिक का चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन को नाभिक का चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? ये इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच कार्यकारी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 18, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं रह सकती। यह नियम पाउली से संबंधित है। किसने दिया था यह नियम? यह नियम पाउली ने दिया था। पाउली का अपवर्जन के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाउली के अपवर्जन के नियम से संबंधित है। पॉइंट नंबर 19, CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? ये बुझा चूना। किसका? स्लैक लाइम का। बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2 है। इसके संगठक तत्व कौन कौन से हैं? कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कैल्शियम, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है। पॉइंट नंबर 20, धातुओं की धात्विक चमक का कारण क्या है? धातुओं की धात्विक चमक का कारण क्या है? धातुओं में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धातु के अंदर गति करते रहते हैं। जब कोई आवेशित कण गतिशील होता है तो वह प्रकाश के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। इसी से धातु क्या होते हैं? चमकते हैं। जब कोई आवेशित कण गतिशील होता है तो वह प्रकाश के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। इसी से धातु चमकते हैं। पॉइंट नंबर 21, पुरानी पुस्तकों के पन्ने पीले क्यों पड़ जाते हैं? ये ऑक्सीकरण के कारण पड़ जाते हैं। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण। पुरानी पुस्तकों के पन्ने ऑक्सीकरण के कारण उनके जो श्वेत रंग होते हैं उसमें पीलापन आ जाता है। क्या आ जाता है? श्वेत रंग में पीलापन। पॉइंट नंबर 22, यौगिकों के स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? यौगिकों के स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने 1799 ईस्वी में दिया। पॉइंट नंबर 23, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही का बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हीटर के तार का लाल होना किस तरह का परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब हम देख लेते हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होता क्या है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जब हम किसी वस्तु को उस रूप में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने दूध से दही तो बना लिया, लेकिन क्या हम दही को फिर से दूध बना सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे जली हुई रस्सी कभी फिर वापस से वो रस्सी नहीं बनती। और अब हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होता है कि जो एक अवस्था में रहने के बाद पुनः उस अवस्था में हम प्राप्त कर लें। हीटर का तार जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में फिर पुनः वो परिवर्तित हो जाएगा। इसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु का जलना क्या है? किसी वस्तु का जलना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर सेट समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।